अध्याय 5 वैध पिरामिड योजनाएं। अवैध पिरामिडों के बारे में जानने के बाद आपके लिए वैध पिरामिडों के विषय में जानना और भी ज़रूरी हो जाता है। अवैध पिरामिड योजनाएं एयरप्लेन गेम्स, पोंजाई स्कीम तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक गतिविधियां एक और जहां हजारों लाखों लोगों की कीमत पर मुट्ठी भर लोगों को जेबें भर रही हैं, वहीं दूसरी ओर मानवीय मूल्य एवं सिद्धांतों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। परंतु मानवीय मूल्य ही वे मूल मंत्र हैं जिनके सहारे लंबे समय तक जिया जा सकता है। डॉक्टर ब्लैक के शब्दों में, उत्पाद एवं सेवाएं जब नीचे की ओर बहनी बंद हो जाती हैं तो शक्ति के अभाव में वह पिरामिड टूटकर बिखर जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पिरामिड योजना। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व भर में ऐसे अनेक संगठन तथा संस्थाएं हैं जिनका आकार पिरामिड के समान है, और सबसे मज़े की बात तो यह है कि ये सभी कानूनी रूप से वैध हैं। आपने सही पहचाना, मेरा इशारा अमेरिकी सरकार द्वारा जनहित में जारी सामाजिक सुरक्षा योजना की ओर है। अमेरिका में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अपने रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना का पूरा लाभ मिल पाता हो, और सभी जानते हैं कि जिस दिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा उस दिन सामाजिक सुरक्षा योजना का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना अर्थात विश्व की विशालतम पिरामिड योजना। मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। प्रतिमाह आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा पेरोल टैक्स के रूप में उन्हें अदा करते हैं ताकि आपके रिटायर होने के बाद बदले में वे आपको आपके मरने तक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ प्रदान कर सके। आप उन्हें कितना अदा करते हैं? $19,000 की आमदनी वाले कर्मचारी 7.65% एवं चिकित्सा सेवाओं के 1.45% तथा व्यवसायी 15.3% अर्थात दुगुना। क्या व्यापार करना गुनाह है? एक अनुमान के अनुसार अगर अमेरिका में 15 करोड़ लोग भी इसके लिए भुगतान करते हो तो सामाजिक सुरक्षा ट्रस्ट फंड में प्रतिमाह बड़ी मात्रा में धन जमा होता होगा। असल में यह सिर्फ नाम का ट्रस्ट फंड है जिसमें ट्रस्ट कम और फंड जाता है। सच्चाई तो यह है कि यह एक विचित्र कोष है, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई कोष है ना ही कोई खाता। यह तो बस एक मामूली सरकारी शपथ पत्र मात्र है। अनोखा चक्रव्यूह। अब सवाल यह उठता है कि पैसा जो सरकार सामाजिक सुरक्षा तथा चिकित्सा सेवा कर के रूप में वसूलती है वह आखिर कहाँ जाता है? यह पैसा उन लोगों को दे दिया जाता है जो सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों को पाने के हकदार हैं। सेवानिवृत्त, अक्षम अर्थात शारीरिक रूप से अपंग है। इसके बाद जो पैसा बचता है वह आम बजट में चला जाता है तथा यदि हमारी किस्मत अच्छी रही तो सरकारी अधिकारी इसे सड़कों की मरम्मत में भी खर्च करते हैं, या फिर इसे असफल सरकारी योजनाओं पर लुटा दिया जाता है। जैसे $20 अरब मादक पदार्थ विरोधी प्रचार अभियान पर खर्च किए गए थे, जिसकी विफलता को बाद में सरकार ने दबी जुबान में स्वीकारा भी था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार जब नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को लौटाने के लिए करती है तथा शेष को बर्बाद कर देती है तो इस काम को वैध कहा जाता है, जबकि यदि काम जब पोंजाई ने किया तो उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। आइए इस योजना के सबसे खतरनाक पहलू पर नज़र डालते हैं। 1935 में जब सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई थी तो इसके लिए योग्य व्यक्तियों की आय 60 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा वहाँ इसके प्रत्येक हकदार व्यक्ति के लिए 35 कामगार नियुक्त किए गए थे। परंतु वर्ष 2026 में सरकार इस योजना के लिए वसूले जा रहे कर के मुकाबले काफ़ी अधिक रुपया सामाजिक सुरक्षा सुविधा के रूप में भुगतान कर रही होगी तथा इसके लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहाँ मात्र 2 ही कामगार काम कर रहे होंगे तथा इस योजना के लिए आयु की योग्यता की सीमा लगभग
80 वर्ष तक पहुंच चुकी होगी। क्या राजनेता इस विस्फोटक स्थिति से बचने के लिए हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं? नहीं, वे सत्ताधारी दल के विरोध में उंगलियां उठा रहे हैं तथा नारे लगा रहे हैं। क्या आपकी उम्र 40 से कम है? पौंजाई रूपी इस सरकारी योजना के साथ अभी तक तो सभी कुछ सामान्य रूप से घटित हो रहा है, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1946 से 1960 के बीच अमेरिका में 60.6 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, जो आज की तारीख तक सरकारी कोष में पूरी ईमानदारी के साथ पैसा जमा कर रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक सुरक्षा योजना के पात्र लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। परंतु तब क्या होगा जब ये 7.6 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों के लिए हकदार होंगे। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2008 में ऐसा होना आरंभ हो चुका है। अनुमान लगाए, ऐसे में उन्हें देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या वर्ष 1960 के बाद अमेरिका में जन्म दर में आई गिरावट इसके लिए दोषी है? व्यावसायिक भाषा में इसे नेगेटिव कैश फ्लो कहा जाता है। वर्ष 1990 में 30 की उम्र पार कर चुके पुरुष सामाजिक सुरक्षा कोष में $2 लाख अधिक भुगतान कर रहे हैं, जो उन्हें शायद ही कभी वापस मिल सकेगा। सच्चाई तो यह है कि 70% से भी अधिक अमेरिकी परिवार आयकर के मुकाबले फीका के लिए अधिक भुगतान करते हैं। फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट, यह योजना है या घोटाला? जरा सोचिए, तब क्या होगा जब ये बेबी बूमर्स सामाजिक सुरक्षा के हकदार होंगे तथा उन्हें देने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, तब आपकी आने वाली पीढ़ियाँ दो नौकरियों के साथ ओवरटाइम भी कर रही होगी, ताकि बेबी बूमर्स सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभों के सहारे अपना बुढ़ापा चैन के साथ काट सके। एयरप्लेन गेम से हुई तबाही उस राष्ट्रव्यापी हानि के सामने शून्य के बराबर है जो सामाजिक सुरक्षा योजना के ध्वस्त होने पर होगी। आपको क्या लगता है कि इस पिरामिड में मूल्य एवं सेवाएं क्या ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित हो रही हैं? निश्चित रूप से, परंतु टुकड़ों में, जब तक कि सभी कुछ समाप्त हो जाए। चोटी पर रहना सदैव लाभदायक। सभी पिरामिड योजनाओं का एक ही निचोड़ है, वह यह कि चाहे पिरामिड वैध हो अथवा अवैध, इसमें शीर्ष पर बैठे लोग हमेशा अमीर होते हैं, जबकि नीचे वाले अपने पैसों के हाथ धोते चले जाते हैं। यह लगभग उसी प्रकार है जैसे कॉर्पोरेट सीईओ स्टॉक मार्केट में मंदी के बावजूद लाखों के वारे न्यारे करते हैं। जैसे ओरेकल सॉफ्टवेयर का सीईओ एलिसन लैरी.com में मंदी के दौरान भी $80 करोड़ के साथ पकड़ा गया, जबकि कंपनी का शेयर 61% गिर चुका था। कंपनी के हजारों वफादार कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए, शेयर धारकों के कपड़े तक बिक गए। परंतु उसी समय एलिसन ने विश्व की सबसे महंगी 550 फुट लंबी आलीशान नौका मात्र $12.5 करोड़ देकर खरीदी। पिरामिडों के शीर्ष पर बैठे लोग जिस प्रकार पैसा बना रहे थे, उसे किसी अपराध से कम नहीं आंका जा सकता। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसे .com घोटाले से पहले एंड्रयू फास्टो तथा बर्नी इबर्स सहित 2 दर्जन उच्च अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाद में दोनों ही को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट धांधली के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई गई। दोनों की पैसा कमाने की हवस ने उनकी कंपनियों को न सिर्फ दिवालिया बना दिया, तथा साथ ही साथ हजारों लोगों को उनकी वजह से अपने रोजगार तक से हाथ धोना पड़ा। और ये दोनों कंपनी कर्मचारियों की पेंशन का लाखों करोड़ों रुपया भी डकार गए। जब सजा सुनाई गई तो फास्टो बिलख बिलख कर रो रहा था।
परंतु इस प्रकार के हो रहे अन्य घोटालों पर आज जनता खून के आंसू बहा रही है। शर्म की बात, इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि बाकी कंपनियों के उत्तराधिकारी भी फास्टो तथा बर्नी की तरह मोटा वेतन उठा रहे थे। कानूनी दावपेचों की आड़ में बड़े वेतन चेकों तथा अत्यधिक मात्रा में स्टॉक विकल्पों के चलते ये लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि पैसा भी ये लोग जेल के बाहर घूम रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1980 से आज तक एक सीईओ की आय में 442% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी समयावधि के दौरान एक श्रमिक का वेतन मात्र 2% ही बढ़ पाया है। कितने शर्म की बात है। किसी फॉर्च्यून 100 कंपनी का सीईओ औसतन सालाना 1.5 करोड़ डॉलर बनाता है। विपरीत इसके एक श्रमिक मात्र $30,000 के लगभग ही कमा पाता है। अब यदि एक श्रमिक के वेतन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती तो उसे भी $30,000 की जगह आज $1.64 लाख सालाना मिल रहे होते। दरअसल सीईओ की आय नियंत्रण से बाहर हो चली है। तभी तो व्यावसायिक पत्रिका फॉर्च्यून ने अपने आवरण पृष्ठ पर एक सुअर को कोट पहने मुस्कुराते हुए दिखाया था, जिसका शीर्षक उत्तराधिकारियों की आंखों में अब शर्म कहा। सच कहूँ तो अमेरिकी सीईओ सबसे बुरे होते हैं। ये कनाडा के सीईओ के मुकाबले 2 गुना, ब्रिटेन के सीईओ के मुकाबले 3 गुना तथा जर्मनी के सीईओ के मुकाबले 4 गुना पैसे वसूलते हैं। वाकई ये लोग अब पक्के बेशर्म हो चुके हैं। सीईओ बनना बेहतर विकल्प। सच्चाई तो यह है कि यदि आप एक सीईओ होते तो आपको विफल होने के भी पैसे मिल रहे होते। डिज्नी के पूर्व अध्यक्ष माइकल आइसनर इसका जीवंत उदाहरण है। उनकी कम उत्पादकता के बावजूद उन्हें अधिक पैसे वेतन दिया गया। उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान डिज्नी ने मात्र 1.9% मुनाफा कमाया, जबकि अन्य फॉर्च्यून 500 कंपनियों का औसत 9.1% रहा। अपने खराब प्रदर्शन के बदले आइसनर को क्या मिला? $20 लाख प्रति सप्ताह के हिसाब से पूरे $95 करोड़। यही नहीं, उच्च अधिकारियों को क्षतिपूर्ति पैकेज के रूप में लाखों करोड़ों डॉलर की कीमत के शेयर भी दिए जाते हैं। इन स्टॉक विकल्पों के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस ने यह नियम लागू किया था कि उच्च प्रबंधकों को दिए जाने वाले ये विकल्प कंपनियों द्वारा बेचे नहीं जाएंगे। अर्थात इस बहाने से बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों डॉलर्स के अपने शेयर बाहर फेंक सकती है। इसके उन्हें प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग अथवा शेयरधारकों को जवाब भी नहीं देना पड़ता। पिछली बार $10 करोड़ से भी अधिक के स्टॉक विकल्प प्रत्येक सीईओ के हिसाब से फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 30 से भी अधिक अधिकारियों को दिए गए थे, साथ में लाखों करोड़ों की सालाना कमाई अलग से। हैरानी की बात नहीं यदि यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का सीईओ विलियम डब्ल्यू मैकगायर 1.6 अरब से भी अधिक के कंपनी स्टॉक अपने नीचे दबाए बैठा है। आलीशान ऑफिस में बैठकर करोड़ों के बारे न्यारे करना अच्छा सौदा है नहीं। इसमें पिरामिड के नीचे काम करने वाले लोगों का क्या जाता है? अरबों डॉलर शेयरधारकों की जेब में चुटकियों में खिसक कर कम पिरामिड में ऊपर बैठे लोगों की जेब में चला जाता है। मज़े की बात तो यह है कि कानूनी रूप से यह सब जायज़ हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन उच्चाधिकारियों की आय
कौन निर्धारित करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके सदस्यों का चयन स्वयं अधिकारी ही करते हैं। परंतु यह एक व्यवसाय है, वहाँ सब जायज़ है, ठीक सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों की भांति। अयोग्य तथा कामचोर कर्मी। आप ही सोचिए, पीढ़ियों से अमेरिका को लाखों अरबों डॉलर के घाटे में चला रहे कांग्रेसियों तथा सीनेट सदस्यों के वेतन में वृद्धि कितनी उचित है। इसके बावजूद हमारे द्वारा निर्धारित नेता अपनी जेबें भरने के उद्देश्य से आरामदायक पेंशन योजनाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए तो राजनेताओं का नाम बदनाम है। आप स्वयं को एक निवेशक के रूप में देखिए, जो अपना खून पसीना एक करके टैक्स सिर्फ इसलिए भरता है ताकि देश का विकास हो सके। अब आप इन्हीं राजनेताओं के बारे में कैसा महसूस करेंगे? उन्हें दर्द नहीं होता क्योंकि परेशानी और पैसा दोनों ही उनके सही नहीं हैं। समझ में आया? राजनेता जिसे राजस्व कहते हैं वही हमारे लिए कर होता है, जिसे वे अनावश्यक योजनाओं पर लुटा डालते हैं। तभी तो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस में रिकॉर्ड राजस्व इकट्ठा होने के बावजूद घाटा ही नज़र आता है। राजनेता यह सोचकर लापरवाही करते हैं कि चुनाव का तो अभी बहुत दिन बाकी है। एक राजनयिक विश्लेषक के शब्दों में, पिछले कुछ वर्षों से वाशिंगटन का बजट लगातार घाटे में जा रहा है। इसे सुधारने का अर्थ है शराब पीकर नशाखोरी के खिलाफ कुश्ती लड़ना। हमारे नेता बड़े घाटों और कम होती सामाजिक सुरक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के अभाव में जैसे मुद्दों पर मुंह खोलने से डरते हैं। विश्व आर्थिक संगठन के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धा में अमेरिका, नाइजीरिया, पेरू, युगांडा, वेनेजुएला तथा वियतनाम के बाद छठे नंबर पर आता है। महंगे पड़ते कल्याण कार्यक्रम। आइए देखें सरकार द्वारा समर्थित कॉरपोरेट वेलफेयर कार्यक्रमों का क्या हाल है। कैसे इन पिरामिडों में पैसा ऊपर की ओर तो जा रहा है, परंतु गुणवत्ता का प्रवाह रुक चुका है। इन कार्यक्रमों के चलते कैसे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक फेडरल कॉरपोरेट वेलफेयर प्रोग्राम अमेरिकी करदाताओं को 150 अरब डॉलर वार्षिक की दर से महंगे पड़ते हैं। बावजूद इसके फेडरल घाटा नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। कांग्रेस ने जब वेलफेयर कानून पास किया तो सभी ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था, जिसमें सरकारी कल्याणकारी भूमिकाओं को घटाकर 50% कम कर दिया गया था, जबकि बड़े संस्थानों को कर में छूट, आर्थिक सुरक्षा तथा अनुदान के रूप में कॉरपोरेट वेलफेयर प्रतिवर्ष के हिसाब से 150 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यदि इसे रद्द कर दिया जाए तो हमारा फेडरल घाटा एक वर्ष के भीतर 50% तक कम हो सकता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं यदि बड़े बड़े अनुदानों के पीछे भी गद्दी पर बैठे इन राजनेताओं का ही हाथ हो। विश्व का सबसे बड़ा कृषि संसाधक तथा वितरक आर्चर डेनियल मिडलैंड के 90 के दशक तक इथेनॉल के लिए आर्थिक अनुदान के रूप में 3 अरब डॉलर ले चुका था। इथेनॉल की कीमत में असाधारण वृद्धि के चलते एडी मिडलैंड ने भारी मुनाफा कमाया, परंतु आज तक उसे आर्थिक सहायता दी जा रही है। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी तथा मुनाफे वाली कंपनी वॉलमार्ट 35 राज्यों में अपने 240 वितरण केंद्र खोलने के लिए सरकार से कर मुक्ति, मुफ्त भूमि, आर्थिक सहायता तथा अनुदान के रूप में वर्ष 1999 से आज तक 1 अरब डॉलर हासिल कर चुकी है।
दुख की बात तो यह है कि 10 अरब डॉलर वार्षिक से भी अधिक मुनाफा कमाने वाली अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां तब तक इन अनुदानों के प्रलोभन से अछूती नहीं रही है। समझ नहीं आता अमेरिकी सरकार रॉबिन हुड वाला खेल उल्टे तरीके से क्यों खेल रही है। वह गरीब तथा मध्यवर्गीय लोगों का कमाया हुआ कई 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष फॉर्च्यून 500 कंपनियों को अनुदान के रूप में बांट रही है। एक और आम आदमी लाचार है तथा दूसरी ओर बड़ी बड़ी कंपनियां राजनेताओं की जेबें भर रही है। ऐसे में कहीं हमारा सपना टूट कर बिखर तो नहीं गया है। सच तो यह है कि पौंजाई की योजना भी इतनी भयानक नहीं थी जितना खतरनाक खेल हमारी सरकार द्वारा हमारे साथ खेल रही है। जानलेवा आयकर वेतन पाने के लिए महीने भर संघर्ष करने वाले लोग अरबों खरबों डॉलर्स बनाने वाली कंपनियों के मुकाबले कहीं अधिक आयकर भरते हैं। क्या आपको नहीं लगता यह खुल्लम खुल्ला अन्याय है। 1950 के आसपास फेडरल रेवेन्यू का 28% हिस्सा कॉरपोरेट द्वारा भरे टैक्स से आता था, परंतु 75% की गिरावट के बाद चलते अब यह मात्र 7% ही रह गया है। इस नुकसान की भरपाई कौन करता है? जाहिर सी बात है, आम जनता अर्थात आप और हम। जबकि बड़े बड़े कॉरपोरेट मगरमच्छ न सिर्फ लाभ का बंटवारा करते हैं बल्कि अतिरिक्त स्टॉक विकल्पों के पुरस्कारों का आनंद भी लेते हैं। क्या यही अमेरिकी सरकार की पिरामिड योजना है? सोचकर भी शर्म आती है। सच्चाई तो यह है कि वाशिंगटन में बैठे राजनेता ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि आम जनता से कर वसूलने पर आंतरिक राजस्व सेवा बाहरी एजेंसियों को 24% कमीशन तक देती है। IRS द्वारा आम जनता के साथ की जाने वाली यह ज्यादती तथा बड़ी कंपनियों के प्रति सहानुभूति रवैया अमेरिकी सरकार या प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या राष्ट्र का निर्माण करते समय हमारे संस्थापकों के मस्तिष्क में यही सब रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक IRS का सवाल है, यह सरकार के काले कारनामों पर पर्दा डाल रही है। IRS ने हाल ही में हमारे द्वारा भरे गए आयकर का 8 अरब डॉलर अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के नवीनीकरण पर खर्च कर डाला। एक उच्च अधिकारी ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि कंप्यूटरों पर खर्च किया गया यह सारा पैसा पूर्णतः व्यर्थ गया। आंकड़ों के मुताबिक IRS प्रतिवर्ष 3 करोड़ टैक्स नोटिस जारी करता है, जिनमें से 50% को बाद में उन्हीं के द्वारा गलत करार दिया जाता है। यह संस्था अपने ऑडिट के समय बजट का 64% लेखा जोखा भी पेश नहीं कर पाती है। सही मायने में तो यह किसी पिरामिड स्कीम से भी बदतर है, क्योंकि कम से कम पौंजाई जानता तो था कि वह कितना पैसा चुरा रही है। अब हमारे सपने का क्या होगा? हम लॉटरी खेल सकते हैं, क्यों? जी हाँ, लॉटरी के द्वारा प्रतिमाह 40 से भी अधिक लोग अमीर बन रहे हैं। यह एक कानूनी रूप से वैध जुआ है जो जुआघरों के मुकाबले अधिक राजस्व उत्पन्न कर रहा है। अमेरिकन लोग इस लॉटरियों पर प्रतिवर्ष 4.5 करोड़ डॉलर खर्च कर डालते हैं। लगभग आधा अमेरिका विशेष अवसरों पर लॉटरी जरूरत खेलता है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति औसतन $155 खर्च कर डालता है, जो पुस्तकों तथा मनोरंजन फिल्मों में किए जाने वाले औसतन खर्चे से कहीं बढ़कर है। कतार में खड़े उन असंख्य लोगों पर नज़र दौड़ाएं जो लॉटरी के टिकट खरीदने के लिए मारामारी करते हैं, परंतु जीतता कौन है? सरकार। जी हाँ, लॉटरी पिरामिड के शीर्ष पर बैठे
लोग जो मालामाल हो जाते हैं तथा बाकी सभी एक दिन जीतने की आस में दाव खेलते हैं रहते हैं। एक मिनट, कहीं यह भी अवैध पिरामिड स्कीम अथवा पंचायत स्कीम की भांति टोपियां घुमाने वाला घोटाला तो नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ यह खेल सरकार खेल रही है। इससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा वह स्कूल, कॉलेज, सड़क अथवा अस्पताल बनाने में खर्च जो करती है, परंतु वास्तव में सारा का सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है? ऊपर की ओर। पुण्य, परोपकारी तथा शिक्षा। यूनाइटेड वे तथा NGO जैसे अनेक समाज सेवी संस्थाओं तक पर अब तो भरोसा नहीं किया जा सकता। कहने को तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, परंतु इसकी आड़ में वे ये अपनी जेबें भरने का धंधा चलाते हैं। यूनाइटेड वे के पूर्व अध्यक्ष को $4.63 लाख सालाना मिलते थे, साथ में लॉस वेगस की 10 मुफ्त यात्राएं तथा अन्य आर्थिक अनुदान भी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि बॉय स्काउट ऑफ अमेरिका सहित 33 भिन्न भिन्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्षों को $2 लाख सालाना दिए जाते हैं। समाज सेवा के नाम पर पैसा बटोरने वाली ये छद्म संस्थाएं मात्र 5% पैसा ही समाज सेवा के लिए खर्च करती है, जबकि बाकी का 95% पैसा ये अपने निजी खर्चों, रिटायरमेंट पैकेजेस आदि उन पर उड़ा डालती है। और आप सोचते हैं कि आपके द्वारा दिया गया पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा तथा कैंसर पीड़ित की सेवा में लग गया। आइए स्कूल शिक्षा की बात करते हैं। ये लोग भी कम नहीं हैं। उच्च शिक्षा के नाम पर ये लोग मोटी कमाई करते हैं। क्या आप एक ऐसे कॉलेज प्रमाण पत्र के नाम पर $40-60 हज़ार खर्च नहीं करते जो आपकी नौकरी की गारंटी के बिना 3-4 साल मेहनत करके हासिल करना पड़ता है? फिर कॉलेज से बाहर आते ही किसको अच्छी नौकरी मिलती है? कुछ एक को अपवाद मानकर छोड़ दें तो अच्छी नौकरी के हकदार अधिकतर वे छात्र होते हैं जिन्होंने जाने माने अर्थात महंगे विश्वविद्यालयों में अच्छे नंबरों से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हुई होती हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, बिल्कुल एयरप्लेन गेम की तरह का खेल यह पिछले 20 वर्षों में जहाँ मुद्रास्फीति की दर दोगुनी हुई, वहीं शिक्षण शुल्क में 3 गुना वृद्धि हुई है। मेरे इन शब्दों के लिखे जाने वाले तक का प्रत्येक विद्यार्थी औसतन $19,000 के रेट में डूबा हुआ है। USA टुडे के अनुसार अभिभावकों को अपनी उम्र के 20वें साल में से कम $5,000 प्रतिवर्ष अपनी प्रत्येक संतान के लिए बचाने होंगे, तभी वे अपने बच्चों के 18 वर्ष के होने पर उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिलाने के योग्य बना पाएंगे। सोच कर डर लगता है। शिक्षण शुल्क चिकित्सा सुविधाओं के मुकाबले अधिकतर रफ्तार से महंगे होते जा रहे हैं, किंतु इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की जेब में। ट्यूशन फीस का लगभग 2/3 हिस्सा तो वेतन के रूप में ही चला जाता है। एक प्राध्यापक को लगभग $80,000 की आर्थिक आय होती है। ऊपर से मुफ्त स्वास्थ्य बीमा तथा अच्छी खासी पेंशन योजनाएं भी। इसके अतिरिक्त अधिकतर शिक्षक पुस्तकों की बिक्री पर कमीशन, परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, व्याख्यान शुल्क आदि से भी पैसा बनाते हैं। मैं ऐसे शिक्षकों से भी मिला हूँ जो एक भी क्लास नहीं लेते और अपने व्यवसाय के माध्यम से वे $1 करोड़ तक बनाते हैं। यह एक वैध पिरामिड ढांचा है जिसमें डॉलर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, परंतु गुणवत्ता नीचे की ओर बहुत कम मात्रा में आ रही है।
जिसके चलते कॉलेज डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की तलाश में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। भ्रम एवं वास्तविकता। अधिकतर युवा इसी भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलते ही एक अच्छी नौकरी बाहें फैलाकर उसका इंतज़ार कर रही होगी, परंतु क्या वास्तव में ऐसा कभी होता है? इसी बात से मुझे एक कहानी याद आ रही है। मरने के बाद एक व्यक्ति यमलोक पहुंचता है। यमराज उसे स्वर्ग अथवा नरक में किसी एक के चुनाव की आज़ादी देते हैं। अंतिम निर्णय से पूर्व व्यक्ति स्वर्ग एवं नरक दोनों के मुआयने की इच्छा जाहिर करता है। यमराज उसे इसकी इजाज़त देते हैं। उसे स्वर्ग ले जाया जाता है। वहाँ सभी लोग प्रसन्न थे। चारों ओर शांति ही शांति। लोग संतुष्ट थे। वहाँ का दृश्य मनोरम था। ठीक है, व्यक्ति ने कहा, अब मुझे नरक दिखाइए। यमदूत उसे नरक में ले जाता है। यह क्या, यहाँ का नज़ारा तो स्वर्ग से भी अधिक मनभावन था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खाने के लिए एक से एक पकवान, पीने के लिए मदिरा। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। यमदूत ने उससे पूछा, तो श्रीमान, आपने क्या निर्णय लिया? व्यक्ति ने उत्साह के साथ जवाब दिया, मैं नरक में रहना पसंद करूँगा। यमदूत ने उसे याद दिलाया कि वह एक ही बार चुनाव कर सकता है, अतः बाद में निर्णय बदलना पूर्णतः असंभव होगा। व्यक्ति ने कहा, हाँ, सोच लिया, नरक में। मैं फैसला कर चुका हूँ। यमदूत ने ताली बजाई और पलक झपकते ही सारा नज़ारा बदल गया। संगीत, नृत्य, समारोह, पकवान सभी कुछ गायब हो गए तथा उस व्यक्ति ने स्वयं को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उसके चारों तरफ शोले धधक रहे थे। वह चिल्लाया, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक अन्य पीड़ित आत्मा ने उसे बताया कि मित्र, अब तुम बुरी तरह फंस चुके हो। पहले जो तुमने देखा वह विज्ञापन मात्र था। नया युग, नई दौड़। इस कहानी का सार क्या है? चीज़ें जैसे हमें दिखाई देती हैं अक्सर वैसी होती नहीं। किसी ऐसी कॉलेज स्नातक के दिल से पूछिए जो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाकर थक चुका है और गांव वापस लौटने की तैयारी में है। वैसे भी गांव वापस लौटना आज एक फैशन बनता जा रहा है। इसलिए तो नई पीढ़ी को वो में रंग जनरेशन कहा जाने लगा है। मैं कहता हूँ, जो कर गया वो घर गया। आजकल कॉलेज भी काम क्या कर रहे हैं? अगले कॉलेज के लिए आपको तैयार, अर्थात एक के बाद दूसरी डिग्री लो, फिर तीसरी और फिर चौथी, अर्थात भेड़ों की अंधी चाल। वर्ष 1960 में 9,733 लोगों ने भी PhD की थी और आज 40,000 से भी ज़्यादा युवा PhD की उपाधि हासिल करते हैं। बाद में उनका क्या होता है? वे खो खो का खेल खेलने निकल पड़ते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि वे प्राध्यापक बनकर अन्य छात्रों को PhD हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। वे मजबूरी में इसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं। आपने देखी नए जमाने की नई दौड़। मित्रों, यही समय है आंखें खोलने का, चुनौतियों को स्वीकार करने का। बेरोजगारी की बढ़ती इस समस्या का जल्दी यदि कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आपने देखा किस तरह तथाकथित वैध पिरामिड आपके सपनों की हत्या कर रहे हैं। किस प्रकार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, उत्तराधिकारियों की बढ़ती आय, स्टॉक ऑप्शंस, अनावश्यक कॉरपोरेट वेलफेयर प्रोग्राम्स, बढ़ता कर्ज, शिक्षण शुल्क, कमरतोड़ महंगाई एवं टैक्स आम जनता का शोषण करने में लिप्त है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सफलता की राह में एक विशालकाय चट्टान खड़ी कर दी गई है? मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। जुए की मेज पर यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तो मेज छोड़कर जरा बाहर आ जाइए, तब आपको पता चलेगा कि सबसे बड़े मूर्ख तो आप स्वयं हैं।
मैं मूर्खों की भांति नहीं खेलना चाहता, विशेषकर तब जब उस खेल का सीधा प्रसारण मेरे सपनों से हो। इस बारे में आपकी क्या राय है?